आज की इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत गहरे प्रश्न से होती है। ये प्रश्न केवल दर्शन का नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का प्रश्न है। मनुष्य वास्तव में क्या जान सकता है? हम अपने जीवन में हजारों बातें जानते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, आग गर्म होती है और पानी ठंडा होता है। हम गणित के नियम जानते हैं, विज्ञान के सिद्धांत जानते हैं, समाज के नियम जानते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा रुककर सोचें तो एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। हम ये सब जानते कैसे हैं? ज्ञान हमारे मन में आता कहाँ से है? क्या मनुष्य जन्म से ही ज्ञान लेकर आता है, या फिर ज्ञान जीवन के अनुभवों से धीरे धीरे बनता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक महान दार्शनिक ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनका नाम था जॉन लॉक। लॉक ने मानव ज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए एक विशाल दार्शनिक ग्रंथ लिखा, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये पुस्तक केवल दर्शन की किताब नहीं है, ये गहरी बौद्धिक यात्रा है जो हमें अपने ही मन के अंदर ले जाती है। ज्ञान की पहली समस्या। लॉक से पहले कई दार्शनिक मानते थे कि मनुष्य कुछ ज्ञान जन्म से ही लेकर आता है। उदाहरण के लिए भगवान का विचार, नैतिकता के नियम, गणित के सिद्धांत। कहा जाता था कि ये सभी विचार मनुष्य के मन में जन्म से ही मौजूद होते हैं। लेकिन लॉक ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि कोई विचार जन्मजात है तो वह हर मनुष्य में होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? दुनिया के अलग अलग समाजों में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। कुछ समाजों में एक चीज नैतिक मानी जाती है तो दूसरे समाज में वही चीज गलत मानी जाती है। यदि ज्ञान जन्म से ही होता तो पूरी दुनिया में विचार एक जैसे होते। यही वे जगह है जहां से लॉक की महान खोज शुरू होती है। मनुष्य का मन एक खाली कागज। लॉक ने एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, जब मनुष्य जन्म लेता है उसका मन एक खाली कागज की तरह होता है। इस विचार को बाद में टब्यूला रासा कहा गया। इसका अर्थ है मनुष्य का मन जन्म के समय खाली होता है। उसमें कोई भी विचार पहले से लिखा हुआ नहीं होता। जैसे एक खाली कागज पर धीरे धीरे शब्द लिखे जाते हैं, वैसे ही मनुष्य के मन में भी विचार धीरे धीरे बनते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, यदि मन खाली है तो उसमें विचार आते कहाँ से हैं? अनुभव की भूमिका। लॉक का उत्तर बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, सारा ज्ञान अनुभव से आता है। मनुष्य दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानता है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम छूते हैं, हम स्वाद लेते हैं, हम गंध महसूस करते हैं। इन सभी अनुभवों से हमारा मन धीरे धीरे विचार बनाता है। लॉक ने ज्ञान के दो मुख्य स्रोत बताए। पहला, सेंसेशन यानी इंद्रिय अनुभव। दूसरा, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन। इंद्रिय अनुभव हमें बाहरी दुनिया से परिचित कराता है। जब हम आग को छूते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। जब हम फूल देखते हैं तो हमें रंग और सुंदरता का अनुभव होता है। लेकिन केवल बाहरी अनुभव ही पर्याप्त नहीं है। मन इन अनुभवों पर विचार भी करता है। यही है रिफ्लेक्शन। जब हम सोचते हैं, याद करते हैं, तुलना करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हमारा मन अपने ही विचारों को देखता है। इस प्रकार ज्ञान केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि मन के भीतर भी विकसित होता है। सरल और जटिल विचार। लॉक ने कहा कि हमारे मन में दो प्रकार के विचार बनते हैं। पहले होते हैं सरल विचार, जैसे रंग, स्वाद, गर्मी, ठंडक। ये सीधे अनुभव से आते हैं। लेकिन जब मन इन सरल विचारों को जोड़ता है तो उनसे बनते हैं जटिल विचार। उदाहरण के लिए, हम अलग अलग अनुभवों से एक सेब को पहचानते हैं। लाल रंग, गोल आकार, मीठा स्वाद, इन सबको मिलाकर हमारा मन सेब का विचार बनाता है। इस तरह मन केवल अनुभवों को ग्रहण नहीं करता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी करता है। ज्ञान की सीमा। लॉक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य का ज्ञान असीमित नहीं है। हम सब कुछ नहीं जान सकते। हम केवल उतना ही जान सकते हैं जितना हमारा अनुभव और हमारी बुद्धि हमें अनुमति देती है। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारा ज्ञान सीमित है और इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। दर्शन की एक नई दिशा। लॉक के इस विचार ने दर्शन की दिशा बदल दी। पहली बार किसी दार्शनिक ने इतनी स्पष्टता से कहा कि ज्ञान का आधार अनुभव है। यही विचार आगे चलकर आधुनिक विज्ञान की नींव बना। विज्ञान भी यही कहता है,
सत्य को समझने के लिए अनुभव, प्रयोग और निरीक्षण आवश्यक हैं। इस प्रकार लॉक केवल एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि आधुनिक बौद्धिक क्रांति के अग्रदूत थे। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न पैदा होता है, यदि ज्ञान अनुभव से आता है, तो क्या हमारी इंद्रियां हमेशा सत्य दिखाती हैं? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज को गलत समझ लें? क्या हमारी बुद्धि कभी हमें धोखा नहीं देती? यही वह प्रश्न है जो आगे की यात्रा को और भी रोचक बना देता है। मानव ज्ञान की खोज को समझने के लिए केवल विचारों को जानना पर्याप्त नहीं होता। हमें उस व्यक्ति के जीवन को भी समझना पड़ता है जिसने उन विचारों को जन्म दिया, क्योंकि हर महान विचार किसी शून्य में पैदा नहीं होता। वह समय, समाज और इतिहास की परिस्थितियों से आकार लेता है। आज हम उसी यात्रा पर चलेंगे, उस व्यक्ति के जीवन की ओर जिसने आधुनिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की नींव रखी। वो व्यक्ति थे जॉन लॉक। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हुआ। ये स्थान था व्रिंटन। उनके पिता एक साधारण वकील थे और साथ ही सेना में भी सेवा करते थे। लेकिन वे केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। इंग्लैंड का राजनीतिक संघर्ष 17वीं शताब्दी का इंग्लैंड गहरे संघर्ष से गुजर रहा था। ये संघर्ष दो शक्तियों के बीच था, राजा और संसद। राजा का मानना था कि उसकी सत्ता ईश्वर से आती है। इस विचार को कहा जाता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, मतलब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी ओर संसद के कई लोग मानते थे कि राजा की शक्ति सीमित होनी चाहिए। सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जनता और प्रतिनिधियों की भी भूमिका होनी चाहिए। यही टकराव धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल रहा था। इंग्लैंड का गृह युद्ध 1642 में इंग्लैंड में एक बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष शुरू हुआ। ये था इंग्लिश सिविल वॉर। इस युद्ध में दो पक्ष थे, राजा के समर्थक और संसद के समर्थक। लॉक के पिता संसद की ओर से इस युद्ध में शामिल हुए, यानी बचपन से ही लॉक ने स्वतंत्रता और राजनीतिक संघर्ष का वातावरण देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक विचारों की नींव बना। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। जॉन लॉक बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें पढ़ने और समझने में गहरी रुचि थी। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इसलिए उन्हें इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित स्कूल में भेजा गया, वेस्टमिंस्टर स्कूल। ये स्कूल उस समय इंग्लैंड के सबसे अच्छे विद्यालयों में से एक था। यहीं से लॉक की बौद्धिक यात्रा शुरू हुई। यहाँ उन्होंने लैटिन भाषा, ग्रीक साहित्य, दर्शन और तर्कशास्त्र का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लॉक को प्रवेश मिला इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड उस समय यूरोप का एक महान बौद्धिक केंद्र था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। लॉक को विश्वविद्यालय की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली बहुत पसंद नहीं आई। उस समय अधिकांश शिक्षा मध्यकालीन दर्शन पर आधारित थी, जिसे स्कॉलेस्टिकिज्म कहा जाता था। ये शिक्षा बहुत अधिक धार्मिक और परंपरागत थी, लेकिन लॉक की रुचि कुछ और थी। उन्हें आकर्षित कर रहे थे नए विचार, विशेषकर विज्ञान और अनुभव पर आधारित ज्ञान। विज्ञान की ओर झुकाव। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए लॉक ने चिकित्सा और विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के विचार पढ़े, जैसे फ्रांसिस बेकन और रेने डेकार्ट, और इन विचारकों ने ज्ञान की नई दिशा दिखाई। उन्होंने कहा कि सत्य को समझने के लिए हमें अनुभव, निरीक्षण और तर्क का उपयोग करना चाहिए। यही विचार आगे चलकर लॉक के दर्शन का आधार बना। बौद्धिक जीवन की शुरुआत। ऑक्सफोर्ड में ही लॉक का बौद्धिक जीवन वास्तव में शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन किया, दर्शन पर शोध किया और राजनीति पर गहरी रुचि विकसित की। धीरे धीरे उनका नाम एक प्रतिभाशाली विचारक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो उनके विचारों और भविष्य दोनों को बदल देगा। आगे चलकर लॉक की मुलाकात एक प्रभावशाली राजनेता से हुई, एंथनी एशली कूपर। ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। यहीं से लॉक केवल एक विद्वान नहीं रहे, बल्कि राजनीति और समाज के सक्रिय चिंतक बन गए। मनुष्य के ज्ञान की खोज में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें अपने सबसे गहरे विश्वासों पर भी प्रश्न उठाना पड़ता है।
सदियों तक ये माना जाता रहा कि मनुष्य कुछ विचार जन्म से ही लेकर आता है। लोग मानते थे कि ईश्वर का विचार, नैतिकता के नियम और कुछ मूल सत्य मनुष्य के मन में पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक दार्शनिक ने इस विश्वास को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन जन्म के समय खाली होता है। ये विचार देने वाले थे जॉन लॉक, और इस सिद्धांत को कहा जाता है टब्यूला रासा। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ है खाली पट्टिका या खाली स्लेट। लॉक का कहना था कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके मन में कोई विचार पहले से मौजूद नहीं होता, न कोई नैतिक नियम, न कोई दार्शनिक सिद्धांत, न कोई धार्मिक अवधारणा। उसका मन एक सफेद कागज की तरह होता है जिस पर जीवन के अनुभव धीरे धीरे अपने निशान बनाते हैं। जन्मजात विचारों का खंडन। लॉक से पहले कई दार्शनिकों का मानना था कि कुछ विचार मनुष्य के मन में जन्म से मौजूद होते हैं। विशेष रूप से रेने डेकार्ट ने जैसे विचारकों ने कहा था कि ईश्वर का विचार और गणितीय सत्य मनुष्य के मन में पहले से ही उपस्थित होते हैं। लेकिन लॉक ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक बहुत सरल तर्क दिया। यदि कोई विचार जन्मजात है तो वो हर मनुष्य में होना चाहिए। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे और आदिवासी समाज के लोग कई ऐसे विचारों को नहीं जानते जिन्हें दार्शनिक जन्मजात कहते थे। यदि कोई विचार वास्तव में जन्म से होता तो उसे हर व्यक्ति बिना सिखाए समझ सकता। इसलिए लॉक ने निष्कर्ष निकाला, कोई भी विचार जन्मजात नहीं है, सभी विचार अनुभव से आते हैं। अनुभव की शक्ति। अब प्रश्न उठता है, यदि मन खाली है तो उसमें विचार आते कहाँ से हैं? लॉक का उत्तर था, अनुभव से। मनुष्य का जीवन अनुभवों की एक निरंतर धारा है। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम स्पर्श करते हैं, हम स्वाद लेते हैं, हम गंध महसूस करते हैं। ये सभी अनुभव हमारे मन में विचारों का निर्माण करते हैं। लॉक ने अनुभव के 2 स्रोत बताए। पहला, सेंसेशन। ये बाहरी दुनिया से आने वाला अनुभव है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या छूते हैं तो हमारी इंद्रियां उस अनुभव को मन तक पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम आग को छूते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। जब हम फूल देखते हैं तो हमें रंग और सुंदरता दिखाई देती है। ये सभी अनुभव हमारे मन में सरल विचार बनाते हैं। रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। अनुभव का दूसरा स्रोत है रिफ्लेक्शन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें मन अपने ही विचारों को देखता है। जब हम सोचते हैं, याद करते हैं, तुलना करते हैं या निर्णय लेते हैं तो हमारा मन स्वयं को समझने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी समस्या के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हम केवल बाहरी दुनिया को नहीं देख रहे होते, हम अपने ही मन की गतिविधियों को समझ रहे होते हैं। यही है रिफ्लेक्शन। इस प्रकार मनुष्य का ज्ञान 2 दिशाओं से बनता है, बाहरी अनुभव और आंतरिक चिंतन। लॉक ने ये भी बताया कि हमारा मन विचारों को कैसे व्यवस्थित करता है। पहले हमारे मन में आते हैं सरल विचार, जैसे रंग, स्वाद, आकार, गर्मी, ठंडक। ये विचार सीधे अनुभव से आते हैं। लेकिन मन केवल इन विचारों को संग्रहित नहीं करता, वो उन्हें जोड़ता है, तुलना करता है और नए विचार बनाता है। इन्हीं से बनते हैं जटिल विचार। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहले रंग देखता है, आकार देखता है, स्वाद महसूस करता है। धीरे धीरे वो इन अनुभवों को जोड़कर सेब का विचार बनाता है। इस तरह हमारा मन अनुभवों से एक पूरी दुनिया का निर्माण करता है। ज्ञान का निर्माण। लॉक का ये सिद्धांत केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा, इसने शिक्षा, मनोविज्ञान और समाज के विचारों को भी बदल दिया। यदि मन जन्म के समय खाली है तो इसका अर्थ है कि शिक्षा का महत्व अत्यंत बड़ा है। मनुष्य वही बनता है जो वो अनुभव करता है। उसका वातावरण, उसका समाज, उसकी शिक्षा सब मिलकर उसके मन को आकार देते हैं। ये विचार आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आधारशिला बन गया। एक क्रांतिकारी विचार। टब्यूला रासा का सिद्धांत उस समय बहुत क्रांतिकारी था। इसने ये बताया कि मनुष्य का ज्ञान स्थिर नहीं है, वो बदल सकता है, विकसित हो सकता है, और यही कारण है कि मानव समाज भी बदल सकता है। यदि ज्ञान अनुभव से बनता है तो बेहतर अनुभव और बेहतर शिक्षा से एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। मनुष्य का मन जन्म के समय एक खाली स्लेट की तरह होता है। ये विचार दिया था महान दार्शनिक जॉन लॉक। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है।
यदि मन जन्म के समय खाली है तो उसमें ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? कैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे दुनिया को समझने लगता है? कैसे वो रंगों को पहचानता है, भाषा सीखता है और जटिल विचारों को समझने लगता है? इसी रहस्य को समझाने के लिए लॉक ने मानव ज्ञान की एक गहरी संरचना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि ज्ञान का निर्माण अनुभव से होता है, लेकिन अनुभव भी दो प्रकार का होता है। ज्ञान के दो स्रोत। लॉक के अनुसार मानव ज्ञान के दो मुख्य स्रोत हैं। 1. सेंसेशन, इंद्रिय अनुभव। 2. रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। यही दोनों स्रोत मिलकर मनुष्य के मन में विचारों की पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं। सेंसेशन, बाहरी दुनिया का अनुभव। सेंसेशन वो अनुभव है जो हमें बाहरी दुनिया से मिलता है। हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से हम दुनिया को महसूस करते हैं। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो हमें उसका रंग दिखाई देता है। जब हम संगीत सुनते हैं तो हमें ध्वनि का अनुभव होता है। जब हम आग को छूते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। ये सभी अनुभव हमारे मन में सरल विचार उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, लाल रंग, मीठा स्वाद, गर्मी, ठंडक, कठोरता, ये सभी विचार सीधे इंद्रियों से आते हैं। मन इन विचारों को खुद नहीं बनाता, बल्कि उन्हें प्राप्त करता है। रिफ्लेक्शन, मन का आत्मचिंतन। लेकिन केवल बाहरी अनुभव ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य का मन केवल देखने और सुनने तक सीमित नहीं है, वो अपने ही विचारों को भी देख सकता है। इसी प्रक्रिया को लॉक ने कहा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का अर्थ है मन का अपने ही कार्यों को समझना। जब हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तुलना करते हैं या याद करते हैं, तब हमारा मन स्वयं को देख रहा होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कठिन प्रश्न के बारे में सोचते हैं तो आप केवल बाहरी दुनिया को नहीं देख रहे होते, आप अपने मन की प्रक्रिया को भी अनुभव कर रहे होते हैं। यही रिफ्लेक्शन है। लॉक के अनुसार हमारे मन में विचार 2 प्रकार के होते हैं, सरल विचार और जटिल विचार। सरल विचार वे होते हैं जो सीधे अनुभव से आते हैं, जैसे रंग, स्वाद, गंध, ध्वनि, आकार। इन विचारों को मन स्वयं नहीं बना सकता, वे केवल अनुभव के माध्यम से ही आते हैं। इस अर्थ में मन एक ग्राहक, रिसीवर की तरह काम करता है। जटिल विचार। लेकिन मन केवल विचारों को संग्रहित नहीं करता, उसके पास एक और शक्ति होती है, विचारों को जोड़ने की शक्ति। मन सरल विचारों को जोड़कर जटिल विचार बनाता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक सेब को देखते हैं तो हम कई अलग अलग अनुभव करते हैं। लाल रंग, गोल आकार, मीठा स्वाद, सुगंध। मन इन सभी अनुभवों को जोड़कर सेब का विचार बनाता है। इसी प्रकार मनुष्य वस्तुओं की पहचान करता है, अवधारणाएं बनाता है और ज्ञान का निर्माण करता है। कल्पना की शक्ति। मन की एक और अद्भुत क्षमता है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वह शक्ति है जिससे मन नए विचार बना सकता है। उदाहरण के लिए, हमने शायद कभी पंख वाले घोड़े को वास्तविक जीवन में नहीं देखा, लेकिन हमारा मन घोड़े के विचार और पंखों के विचार को जोड़कर एक नया विचार बना सकता है। यही कल्पना की शक्ति है। यह शक्ति साहित्य, कला और विज्ञान तीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मृति का महत्व। ज्ञान की प्रक्रिया में स्मृति, मेमोरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य अपने अनुभवों को याद ना रख सके तो वो सीख ही नहीं पाएगा। जब हम किसी अनुभव को याद रखते हैं तो वो भविष्य के ज्ञान का आधार बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा पहली बार आग को छूता है और उसे गर्मी महसूस होती है। ये अनुभव उसकी स्मृति में दर्ज हो जाता है। अगली बार वो आग को देखकर सावधान हो जाता है। यही सीखने की प्रक्रिया है। ज्ञान का विकास। इस प्रकार ज्ञान का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। पहले अनुभव आते हैं, फिर मन उन अनुभवों पर विचार करता है, फिर स्मृति उन्हें सुरक्षित रखती है और कल्पना उनसे नए विचार बनाती है। धीरे धीरे मनुष्य की समझ विकसित होती जाती है। एक छोटा बच्चा जो शुरुआत में केवल रंग और ध्वनि को पहचानता है, वही आगे चलकर गणित, विज्ञान और दर्शन को समझने लगता है। आधुनिक विज्ञान पर प्रभाव। लॉक का ये विचार केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा, इसने आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान को भी प्रभावित किया। आज भी मनोविज्ञान ये मानता है कि
मनुष्य का ज्ञान अनुभव, स्मृति और मानसिक प्रक्रियाओं से विकसित होता है। इस प्रकार लॉक ने मानव मन को समझने की एक नई दिशा दी। मानव ज्ञान की खोज हमें केवल मन के भीतर ही नहीं ले जाती, बल्कि समाज और राजनीति के गहरे प्रश्नों तक भी पहुंचाती है। यदि मनुष्य सोच सकता है, सीख सकता है और समझ सकता है, तो क्या वो स्वतंत्र भी होना चाहिए? क्या मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, या स्वतंत्रता समाज द्वारा दी गई एक सुविधा है? इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की महान दार्शनिक जॉन लॉक। लॉक का मानना था कि मनुष्य केवल सोचने वाला प्राणी ही नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र प्राणी भी है। और यही विचार आधुनिक लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव बना। प्राकृतिक अवस्था का विचार। लॉक ने मनुष्य के समाज को समझाने के लिए एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समय था जब कोई सरकार नहीं थी, न कोई राजा, न कोई राज्य, न कोई कानून। मनुष्य प्रकृति के बीच स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा था। इस स्थिति को लॉक ने कहा नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था। इस अवस्था में सभी मनुष्य स्वतंत्र थे, कोई किसी का मालिक नहीं था। हर व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उस समय कोई नियम नहीं। लॉक का मानना था कि प्रकृति में भी एक नियम होता है, जिसे उन्होंने कहा नेचुरल लॉ। ये प्राकृतिक नियम हमें सिखाता है कि दूसरे मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य समान और स्वतंत्र हैं। 3 प्राकृतिक अधिकार। लॉक के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार है नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। लॉक के अनुसार हर मनुष्य को जन्म से 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। 1. लाइफ, जीवन का अधिकार। हर मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति या सत्ता किसी का जीवन बिना उचित कारण के नहीं ले सकती। जीवन का ये अधिकार मानव समाज का सबसे मूल अधिकार है। 2. लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने, बोलने और कार्य करने का अधिकार है। ये स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं है, ये विचारों की स्वतंत्रता भी है। मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। 3. प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लॉक का मानना था कि जब मनुष्य अपने श्रम से किसी वस्तु को बनाता है, तो वो वस्तु उसकी संपत्ति बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान भूमि पर मेहनत करके फसल उगाता है, तो उस फसल पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसमें उसका श्रम शामिल है। इस प्रकार श्रम संपत्ति का आधार बनता है। सरकार क्यों बनी? यदि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था, तो फिर सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? लॉक का उत्तर बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता तो थी, लेकिन सुरक्षा की कमी थी। कभी-कभी लोग एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते थे। इस समस्या को हल करने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। इसी समझौते को कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इस अनुबंध के माध्यम से लोगों ने एक सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार जनता की मालिक नहीं थी, बल्कि वो जनता की सेवक थी। उसका मुख्य कार्य था लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। सरकार की सीमा। लॉक का विचार यहाँ बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। उन्होंने कहा, यदि सरकार अपने कर्तव्य को भूल जाए और जनता के अधिकारों का उल्लंघन करने लगे, तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। ये विचार उस समय बहुत साहसिक था, क्योंकि उस समय कई राजा ये दावा करते थे कि उनकी सत्ता ईश्वर से आती है। लेकिन लॉक ने कहा, सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता है। आधुनिक लोकतंत्र पर प्रभाव। लॉक के इन विचारों ने दुनिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। विशेष रूप से उनका प्रभाव दिखाई देता है अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ऐतिहासिक घटनाओं में। अमेरिका के संस्थापक नेताओं में से एक थॉमस जेफरसन ने भी अपने प्रसिद्ध दस्तावेज में लॉक के विचारों का उपयोग किया। उस दस्तावेज में लिखा गया, सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं और उन्हें कुछ अविच्छिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में शामिल हैं जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। ये विचार सीधे लॉक के दर्शन से प्रेरित था। स्वतंत्रता का गहरा अर्थ। लॉक के लिए स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं था। स्वतंत्रता का अर्थ था ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ जी सके और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। यही संतुलन एक न्यायपूर्ण समाज की नींव बनाता है। मानव समाज के इतिहास में सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा यही रहा है, सत्ता किसकी है? क्या सत्ता राजा की है या सत्ता जनता की है?
सदियों तक यूरोप में ये माना जाता रहा कि राजा की शक्ति ईश्वर से आती है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था और उसकी आज्ञा को अंतिम सत्य। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक दार्शनिक ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं। ये क्रांतिकारी विचार दिया था जॉन लॉक, और उन्होंने इसे विस्तार से समझाया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की उत्पत्ति। लॉक के अनुसार मनुष्य मूल रूप से प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था। उस समय कोई सरकार नहीं थी, लोग स्वतंत्र थे। लेकिन एक समस्या थी, उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी। कभी कभी लोग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते थे। उदाहरण के लिए, कोई किसी की संपत्ति छीन सकता था, कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, कोई न्याय देने वाला निश्चित संस्थान नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए मनुष्यों ने एक समझौता किया। यही समझौता कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध क्या है? सामाजिक अनुबंध का अर्थ है लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि वे एक सरकार बनाएंगे, लेकिन इस सरकार को वे अपनी पूरी स्वतंत्रता नहीं देते। वे केवल इतनी शक्ति देते हैं कि सरकार उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। यानी सरकार जनता की सेवक है, मालिक नहीं। सरकार की जिम्मेदारी। लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य है जीवन की रक्षा करना, स्वतंत्रता की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना। यदि सरकार इन अधिकारों की रक्षा करती है तो वह वैध और न्यायपूर्ण है। लेकिन यदि सरकार अत्याचारी बन जाती है तो स्थिति बदल जाती है। जनता का अधिकार। लॉक का सबसे क्रांतिकारी विचार यही था। यदि सरकार जनता के अधिकारों का उल्लंघन करे तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। ये विचार उस समय बहुत साहसिक था, क्योंकि उस समय कई राजा अपनी सत्ता को दैवी अधिकार बताते थे। लेकिन लॉक ने कहा, सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता की सहमति है। यदि जनता अपनी सहमति वापस ले ले तो सरकार की वैधता समाप्त हो जाती है। इंग्लैंड का ऐतिहासिक परिवर्तन। लॉक के विचार केवल सिद्धांत नहीं थे, वे उस ऐतिहासिक परिवर्तन से भी जुड़े थे जो इंग्लैंड में हुआ। 1688 में इंग्लैंड में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इस क्रांति में राजा की निरंकुश शक्ति को सीमित कर दिया गया और संसद की शक्ति को बढ़ाया गया। ये घटना आधुनिक संवैधानिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। लॉक के विचार इस परिवर्तन से गहराई से जुड़े थे। सीमित सरकार का विचार। लॉक का मानना था कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए। कोई भी सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए कि वो जनता की स्वतंत्रता को नष्ट कर दे। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सत्ता को विभिन्न संस्थाओं में बांटा जाना चाहिए, ताकि कोई भी एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके। ये विचार आगे चलकर संवैधानिक लोकतंत्र की नींव बना। आधुनिक राजनीति पर प्रभाव। लॉक के सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों के संविधान को प्रभावित करता है। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस की राजनीतिक क्रांतियों में उनके विचारों की गहरी छाप दिखाई देती है। आज भी आधुनिक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यही है, सरकार जनता की सहमति से चलती है। लॉक का दर्शन हमें ये सिखाता है कि राज्य का उद्देश्य लोगों पर शासन करना नहीं है, बल्कि उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। जब सरकार इस उद्देश्य को भूल जाती है तो समाज में संघर्ष और क्रांति जन्म। मानव इतिहास में धर्म ने मनुष्य को अर्थ, आशा और नैतिकता दी है, लेकिन उसी धर्म के नाम पर कई बार युद्ध, संघर्ष और हिंसा भी हुई है। 17वीं शताब्दी का यूरोप इसी प्रकार के धार्मिक संघर्षों से भरा हुआ था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच लंबे समय तक टकराव चलता रहा। लोगों को उनके विश्वास के कारण सताया जाता था। इसी समय एक दार्शनिक में एक बहुत साहसिक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, धर्म व्यक्ति की निजी आस्था है, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये विचार देने वाले थे जॉन लॉक, और उन्होंने इसे विस्तार से समझाया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, धार्मिक संघर्ष की पृष्ठभूमि। लॉक के समय यूरोप में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं था, वो राजनीति और सत्ता से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। कई राजा ये चाहते थे कि उनके राज्य में सभी लोग एक ही धर्म को माने। यदि कोई व्यक्ति अलग धर्म का पालन करता तो उसे अक्सर दंडित किया जाता था। इस स्थिति ने समाज में भय और असहिष्णुता को जन्म दिया। लॉक ने समस्या को गहराई से समझा। सहिष्णुता का सिद्धांत। लॉक का मानना था कि धर्म का संबंध आत्मा और व्यक्तिगत विश्वास से है।
किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के लिए बलपूर्वक मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति केवल डर के कारण किसी धर्म को अपनाता है, तो वह वास्तविक विश्वास नहीं होता। इसलिए लॉक ने कहा, सच्चा धर्म स्वतंत्रता से जन्म लेता है, बल से नहीं। राज्य और धर्म का अलगाव। लॉक ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। राज्य और धर्म अलग होने चाहिए। उनके अनुसार राज्य का कार्य है लोगों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, समाज में शांति बनाए रखना। लेकिन धर्म का उद्देश्य अलग है। धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा है। इसलिए राज्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह तय करे कि लोगों को किस धर्म में विश्वास करना चाहिए। चर्च की भूमिका। लॉक के अनुसार चर्च एक स्वैच्छिक समुदाय है। इसका अर्थ है लोग अपनी इच्छा से किसी धार्मिक समूह में शामिल होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो उस समुदाय को छोड़ भी सकता है। इसलिए चर्च को भी ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो लोगों पर बलपूर्वक नियंत्रण करे। सहिष्णुता का सामाजिक महत्व। लॉक का मानना था कि धार्मिक सहिष्णुता केवल नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी आवश्यक है। जब समाज में विभिन्न विश्वासों को सम्मान मिलता है, तब संघर्ष कम होते हैं। लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। यही विचार आधुनिक धर्मनिरपेक्ष समाज की नींव बन गया। आधुनिक लोकतंत्र पर प्रभाव। लॉक के धार्मिक सहिष्णुता के विचारों ने दुनिया के कई देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में धर्म और राज्य के अलगाव का सिद्धांत लॉक के विचारों से प्रेरित माना जाता है। आज कई लोकतांत्रिक देशों में ये माना जाता है कि सरकार को किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। सभी नागरिकों को अपने विश्वास के अनुसार जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक गहरा दार्शनिक संदेश। लॉक का सहिष्णुता का सिद्धांत केवल धर्म तक सीमित नहीं है। ये हमें एक व्यापक नैतिक संदेश देता है कि समाज में विविधता को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति के विचार, विश्वास और जीवन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन यही विविधता मानव समाज को समृद्ध बनाती है। मानव ज्ञान, स्वतंत्रता और समाज की चर्चा के बाद अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो इन सभी का आधार है, शिक्षा। यदि मनुष्य का मन जन्म के समय खाली है, जैसा कि महान दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था, तो फिर यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का चरित्र, उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि शिक्षा और अनुभव से निर्मित होते हैं। यही कारण है कि लॉक ने शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है एक संतुलित, नैतिक और विवेकशील मनुष्य का निर्माण। इन विचारों को उन्होंने विस्तार से समझाया अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। लॉक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान देना नहीं है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति बहुत सारी किताबें पढ़ ले लेकिन उसका चरित्र अच्छा न हो, तो वह सच्चा शिक्षित व्यक्ति नहीं है। इसलिए लॉक के लिए शिक्षा के 3 मुख्य लक्ष्य थे: चरित्र का निर्माण, विवेक और तर्क शक्ति का विकास, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। उनका मानना था कि शिक्षा मनुष्य को केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि नैतिक और जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। अनुभव आधारित शिक्षा। लॉक के शिक्षा दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अनुभव आधारित शिक्षा। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, वे सीखते हैं अपने अनुभवों से, अपने वातावरण से और अपने कार्यों से। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा केवल किताब में पढ़े कि आग गर्म होती है, तो वो ज्ञान सीमित रहेगा। लेकिन यदि वो आग के पास जाकर गर्मी को महसूस करता है, तो वो अनुभव उसके मन में गहराई से बैठ जाता है। इसीलिए लॉक ने कहा, सीखने की सबसे शक्तिशाली विधि अनुभव है। बच्चों की शिक्षा। लॉक ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि बचपन वो समय है जब मनुष्य का चरित्र आकार लेता है। यदि इस समय सही मार्गदर्शन मिले, तो एक संतुलित और विवेकशील व्यक्ति का निर्माण हो सकता है। लॉक ने सुझाव दिया कि बच्चों को कठोर दंड से नहीं, बल्कि समझ और प्रोत्साहन से शिक्षित करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को जिज्ञासु बनने देना चाहिए। जब बच्चा प्रश्न पूछता है, तो वह वास्तव में सीखने की प्रक्रिया में होता है। अनुशासन और स्वतंत्रता। लॉक ने शिक्षा में एक संतुलन की बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना भी उचित नहीं है और अत्यधिक कठोर अनुशासन भी सही नहीं है। सही शिक्षा वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, लेकिन जिम्मेदारी भी हो।
जब बच्चे स्वयं सोचते हैं और अपने निर्णयों के परिणाम को समझते हैं, तब उनका व्यक्तित्व मजबूत बनता है। शरीर और मन का संतुलन। लॉक का मानना था कि शिक्षा केवल मानसिक विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ शरीर भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को शारीरिक व्यायाम, खेल और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव भी मिलना चाहिए। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के विकास में मदद करता है। आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। लॉक के शिक्षा संबंधी विचारों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया। आज भी कई शैक्षिक सिद्धांत इस विचार को स्वीकार करते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, अनुभव सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम है, और शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का विकास है। शिक्षा और समाज। लॉक के लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं थी, वो समाज के विकास का भी आधार थी। यदि नागरिक शिक्षित और विवेकशील होंगे तो समाज भी अधिक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र होगा। इसीलिए उन्होंने कहा, एक अच्छा समाज अच्छे शिक्षित नागरिकों से बनता है। दुनिया पर जॉन लॉक का प्रभाव। जॉन लॉक का दर्शन केवल दार्शनिक चर्चा तक सीमित नहीं रहा। उनके विचारों ने वास्तव में दुनिया की राजनीति और समाज को बदलने में गहरा प्रभाव डाला। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉक के विचार क्या थे। लॉक का मानना था कि मनुष्य जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार लेकर आता है। ये अधिकार हैं जीवन, लाइफ, स्वतंत्रता, लिबर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी। लॉक के अनुसार कोई भी राजा या सरकार इन अधिकारों को मनुष्य से छीन नहीं सकती। सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है। यही विचार आगे चलकर दुनिया की कई बड़ी क्रांतियों का आधार बने। अमेरिकी क्रांति पर प्रभाव। 18वीं सदी में इंग्लैंड की सरकार अमेरिका की कॉलोनियों पर बहुत अधिक नियंत्रण और कर लगा रही थी। अमेरिका के लोग ये महसूस करने लगे कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जा रही है। इसी समय जॉन लॉक के विचार उनके लिए प्रेरणा बन गए। लॉक ने कहा था, यदि सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करती तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। यही विचार आगे चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन का बौद्धिक आधार बना। अमेरिका के संस्थापक नेताओं ने लॉक के विचारों को बहुत गंभीरता से पढ़ा और अपनाया। विशेष रूप से थॉमस जेफरसन ने जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा लिखी तो उन्होंने लॉक के विचारों से गहरी प्रेरणा ली। 1776 में लिखी गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ये प्रसिद्ध वाक्य आता है, सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं और उन्हें कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। ये विचार सीधे सीधे जॉन लॉक के दर्शन से प्रभावित था। इस प्रकार लॉक का दर्शन अमेरिका की स्वतंत्रता की नींव बन गया। फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। लॉक के विचारों का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस में भी जनता राजा की निरंकुश सत्ता से परेशान थी। फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था और जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। इसी समय यूरोप में स्वतंत्रता और अधिकारों की नई विचारधारा फैल रही थी। लॉक के विचारों ने इस सोच को मजबूत किया। यही विचार आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे एक महत्वपूर्ण बौद्धिक शक्ति बने। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा भी उसी विचारधारा से निकला था जिसकी शुरुआत जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने की थी। लॉक की विरासत। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन लॉक के विचारों ने केवल दर्शन को नहीं बदला, बल्कि उन्होंने आधुनिक राजनीति और लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज दुनिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकार, संविधान और सीमित सरकार जैसी अवधारणाएं कहीं न कहीं लॉक की विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण जॉन लॉक को अक्सर आधुनिक उदारवाद और लोकतंत्र का प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। जॉन लॉक का दर्शन और आज की दुनिया। अब हम इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या जॉन लॉक के विचार आज भी प्रासंगिक हैं? क्या 17वीं सदी में दिए गए उनके सिद्धांत आज की आधुनिक दुनिया में भी किसी काम के हैं? यदि हम आज की दुनिया को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि लॉक के विचार पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। लॉक का पूरा दर्शन 3 मुख्य विचारों के इर्द गिर्द घूमता है: स्वतंत्रता, अधिकार और ज्ञान। इन तीनों ने आधुनिक समाज की नींव बनाई है। लोकतंत्र की नींव।
आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं। लोकतंत्र का मूल विचार ये है कि सत्ता जनता से आती है। ये वही विचार है जिसे जॉन लॉक ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझाया था। लॉक ने कहा था कि सरकार कोई दैवी शक्ति नहीं है, राजा को ईश्वर द्वारा सत्ता नहीं दी गई है। सरकार केवल एक संस्था है जिसे जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बनाती है। यदि सरकार अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करती तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। आज दुनिया के लगभग हर लोकतांत्रिक संविधान में यही विचार दिखाई देता है। मानव अधिकारों की अवधारणा। आज हम अक्सर मानव अधिकार की बात करते हैं। हर मनुष्य को कुछ अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इन विचारों की दार्शनिक जड़ें जॉन लॉक के सिद्धांत में मिलती हैं। लॉक ने कहा था कि मनुष्य के ये अधिकार प्राकृतिक हैं। कोई भी राज्य या शासक इन अधिकारों को मनुष्य से छीन नहीं सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को स्वीकार किया। इस घोषणा में भी वही विचार दिखाई देते हैं जिनकी शुरुआत लॉक ने की थी। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। लॉक का एक और महत्वपूर्ण योगदान ज्ञान और शिक्षा का दर्शन है। लॉक ने कहा था कि मनुष्य का मन जन्म के समय एक खाली स्लेट की तरह होता है। इसे उन्होंने टब्यूला रासा कहा। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का ज्ञान अनुभव और शिक्षा से बनता है। यही विचार आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव बन गया। आज शिक्षा में अनुभव आधारित सीखना, वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक विचार, इन सभी का महत्व बढ़ गया है। ये सभी विचार कहीं न कहीं लॉक की सोच से जुड़े हुए हैं। आधुनिक समाज के लिए संदेश। जॉन लॉक का दर्शन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। समाज तभी स्वस्थ और न्यायपूर्ण हो सकता है जब उसमें 3 चीजें मौजूद हों: स्वतंत्रता, ज्ञान और जिम्मेदार सरकार। यदि मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा तो वह अपने विचार विकसित नहीं कर पाएगा। यदि ज्ञान नहीं होगा तो समाज अंधविश्वास और अज्ञान में डूब जाएगा। और यदि सरकार जिम्मेदार नहीं होगी तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। जॉन लॉक केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे उन विचारकों में से थे जिन्होंने आधुनिक दुनिया के बौद्धिक आधार को तैयार किया। उन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान अनुभव से बनता है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और सरकार जनता की सेवक है। आज जब हम लोकतंत्र, मानवाधिकार और स्वतंत्र समाज की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम जॉन लॉक की ही विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसी कारण इतिहास और दर्शन में जॉन लॉक को अक्सर आधुनिक लोकतंत्र का दार्शनिक पिता कहा जाता है।